हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जहाँ से हमने छोड़ा था इसे। तो महासागरीय अदा स्थल का मानचित्र हमने यहाँ से छोड़ा था, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का जो अधा स्थल है एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। सामान्यतः हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने कहीं पर पानी भरा हुआ देखा या महासागर हमने देखा, तो हम सामान्यतः ये कल्पना कर लेते हैं कि ये जो ऊपर हमें ऐसे पानी दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे जब हम जाएंगे तो हमें मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा, है ना। हम सामान्यतः ये कल्पना करते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जो पानी भरा हुआ होता है, ठीक है ना, जिन क्षेत्रों में ऊपर हमें देखने में पानी भरा हुआ होता है, उसके जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पानी भरा हुआ है, तो उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो प्लेन ना होकर कैसा होता है, उच्चावच युक्त होता है। ठीक है ना। उसमें किस तरह के उच्चावच, विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। कटकें पाई जाती हैं वहाँ भी, सागरी मैदान पाए जाते हैं वहाँ भी। ठीक है ना। तो समुद्र के अंदर क्या होता है कि जो महासागरों के अंदर जो है वो क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के, कहना चाहिए कि उच्चावच पाए जाते हैं। ठीक है ना। गहरी खाइयाँ और मैदान, जैसे हम सामान्यतः धरातल देखते हैं ना, वैसे ही हमें क्या होता है कि हम समुद्र के अंदर भी, हमें महासागरों के अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अतः स्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इससे अधः स्थली में जलमग्न पर्वतीय कटकें व गहरी खाइयाँ हैं जो प्रायः महाद्वीपों के किनारे स्थित हैं। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई। ठीक है ना। और महासागरीय पर्पटी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें जो है वो महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है, उनकी आयु या रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। देखिए, कहने का लेखक यहाँ पे आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे जो महासागरीय कटके हैं, जो महासागरीय क्षेत्र हैं वो क्या है कि प्लेन नहीं है, उनमें भी उच्चावच हैं। और उसमें इन्होंने ये बताया कि जो महासागरों की जो चट्टानें हैं, जो महासागरों के नीचे की चट्टानें हैं, तो वो क्या है कि स्थल भाग की जो चट्टानें हैं उसकी अपेक्षाकृत क्या है कि अधिक नई है। कहने का मतलब ये है कि जो महासागरों की तली का जो विस्तार है वह अभी भी हो रहा है, मतलब वहाँ पर जो क्रस्ट है वो बन रहा है, अभी भी बन रहा है। ठीक है ना। सीधा सा सारांश इसका ये है। और इसमें एक बात और कही गई है कि जो ज्वालामुखी उद्गार, जो कटके हैं वो ज्वालामुखी उद्गार में क्या है, सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। जो महासागरीय क्षेत्र की कटके हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ साथ क्या होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है ना। ये जो इनकी ज्वालामुखी है इसमें क्या है, अधिक सक्रिय पाए गए हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि महासागरीय जो चट्टानें हैं वो क्या है, अधिक नवीन है महासागरों की अपेक्षा, महाद्वीपों की अपेक्षा। ठीक है ना। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरीय चट्टानें क्या है, अधिक नवीन है। तो देखिए, जैसे कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं तो कथन कारण में इसको लिया जाता है कि जैसे महासागरों के नितल की चट्टानें जो है वो महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन है। ठीक है। तो इस तरह इसको सत्य असत्य में शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके कारण को ले सकता है कि यहाँ पर पर्पटी का निर्माण हो रहा है, या कारण ले सकता है ज्वालामुखी रूप से अधिक सक्रिय हैं। ठीक है। तो दोनों ही सही होंगे और दोनों का ही सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो इस तरह भी हम इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये जो हमें डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर, ये महासागरों का क्या है कि उच्चावच दिखाया गया है इसमें। इसको आप लोग कक्षा में बनाकर लगा सकते हैं। प्रिंट का जो हमारा प्रिंट करना है हमें अपनी कक्षा में, तो इसमें आप कलरफुल इसे करके और इसे क्या कर सकते हैं कि लगा सकते हैं अपनी कक्षा में। इसमें कलर आप लोग बदल भी सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसमें देखिए ये बताया गया है आप लोगों को इस डायग्राम में, ये समुद्र तल, ठीक है ना, समुद्र तल, फिर उसके बाद किस तरह से जो
महाद्वीपीय क्षेत्र है वो किस तरह से फिर समुद्र, फिर किस तरह से महासागरीय क्षेत्र आता है, किस तरह से महाद्वीपीय क्षेत्र यहाँ पर समाप्त होता है और किस तरह से फिर महासागरीय क्षेत्र आता है, फिर किस तरह महासागर में क्या आते हैं कि मैदान आते हैं। तो देखिए, सामान्यतः सी बात है कि अगर हम कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में हम जलीय क्षेत्र में अगर हम कहीं भी जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एकदम से खड़े ढाल वाले क्षेत्र बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। हमें ऐसे ही क्षेत्र मिलते हैं जो धीरे धीरे क्या करते हैं कि ऐसे धीरे धीरे फिर इसमें ढाल बनाते जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह इसमें दिखाया गया है, अभी इसको अलग से भी बताया गया है, तो चलिए हम इसको अलग से ही पढ़ लेते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो महाद्वीपों से महासागरों तक जाने में किस किस तरह की संरचना हमें मिलती है, बस यही हमको इसमें दिखाया गया है इस क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये महाद्वीपीय जैसे सेल्फ हो गया, ठीक है ना, फिर महासागरीय बेसिन की सतह हो गई और फिर गंभीर सागरीय मैदान आ गए, ठीक है ना। ये महाद्वीपीय ढाल हो गया, ठीक है। ये महाद्वीपीय सेल्फ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद महाद्वीपीय ढाल आ गया, फिर उसके बाद बेसिन की सतह आ गई, फिर उसके बाद गंभीर सागरीय मैदान आ गए, ठीक है ना। गंभीर ये क्या है कि गंभीरता महासागर है लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पहले बेसिन आ गया। इसमें देखिए ये बताया गया आप लोगों को कि जैसे महाद्वीपीय सेल्फ हो गया, फिर महाद्वीपीय ढाल हो गया, फिर उसके बाद महासागरीय बेसिन आया और फिर गंभीर मतलब कि गहरे महासागर आ गए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं कि महासागरीय अधः स्थल की बनावट कैसी है। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। आकृतियाँ अध्याय 12 में वर्णित हैं, ठीक है। गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया जाता है: महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। ये जो हम क्या पढ़ रहे हैं, उच्चावच पढ़ रहे हैं, अधः स्थल पढ़ रहे हैं, किसका, महासागरों का। महासागरों में किस तरह से अधः स्थल होते हैं, तो पहले क्या होता है कि महाद्वीपीय सीमा होती है, जहाँ से क्या होता है महाद्वीप, जहाँ पर क्या होता है कि महाद्वीप, जहाँ पर महाद्वीप समाप्त होते हैं और महासागर शुरू होते हैं, तो वो सीमा हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहते हैं कि गहरे समुद्री बेसिन होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या आती है कि मध्य महासागरीय कटकें आती हैं, ठीक है ना। मध्य महासागरीय कटकों का मतलब ये होता है कि जो महासागरीय क्षेत्रों में पर्वतीय भाग, एक तरह से मान लें हम कि जो पर्वतीय भाग उठे होते हैं उसे हम कटक कह देते हैं महासागरीय क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको हम लोग। अब देखते हैं महाद्वीपीय सीमा क्या है। तो ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिनों के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार, गहरी महासागरीय खाइयाँ शामिल हैं। जो महाद्वीपीय सीमा है, ठीक है ना, सीमा का मतलब आप लोग सब कोई समझते हैं कि जैसे महाद्वीप समाप्त, जैसे जो कोई भी क्षेत्र समाप्त होता है उसके बाद दूसरा क्षेत्र स्टार्ट होता है तो उसे हम सीमा कहते हैं, चाहे वह राज्य हो चाहे वो गांव हो। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि जैसे एक गांव समाप्त हुआ, हम लोग जो जैसे ट्रेवल करते रहते हैं ना तो लिखा रहता है कहीं पर कि इस गांव की सीमा समाप्त, या इस जिले की सीमा समाप्त, है ना। तो इसी तरह से जब महासागरों की सीमा समाप्त हुई और क्या हुई कि महाद्वीपों की सीमा समाप्त हुई, महासागर स्टार्ट हुए, तब यहाँ पर क्या होती है कि 3 प्रकार की हमको आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट का मतलब है कि जो महाद्वीप के किनारे हैं, तट हैं, वो क्या हैं, समुद्र में डूबे हुए हैं, उसी को हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। फिर उसके बाद है हमारा महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय ढाल में जैसे मान लीजिए कि ये मग्न तट हो गया, मान लो ये पानी में डूबा हुआ है, फिर उसके बाद जब इसमें ढाल स्टार्ट होता है तो हम इसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। फिर उसके बाद महाद्वीपीय उभार, ठीक है ना, इसमें जो उभार होते हैं वो, और महासागरीय खाइयाँ, जो फिर उसके बाद खाइयाँ बनती हैं महासागरों के तट के। तो हम लोग सिर्फ इतना जान लें कि महासागरीय मग्न तट जो पानी में डूबा हुआ है, फिर उसके बाद ढाल आएगा, फिर उसके बाद महासागरीय उभार आएंगे, फिर गहरी खाइयाँ आएंगी, जो खाइयाँ हैं, ठीक है ना, आदि शामिल हैं का मतलब है कि इसके बाद खाइयों के बाद फिर क्या आते हैं, तो गंभीर निक्षेप मैदान आते हैं, ठीक है ना। गंभीर मैदान आते हैं जो महासागरों के मैदान होते हैं, क्योंकि हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि महासागर में भी क्या है, उच्चावच है, तो फिर क्या आते हैं इसके कि गहरे मैदान आते हैं इसके बाद, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। महासागरीय व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक हैं। वितलीय मैदान हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। ठीक है ना। तो ये मैदान सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला इसका क्या है कि एक तो ये मैदान महाद्वीपीय तटों पे पाए जाते हैं और दूसरा क्या है कि कटकों के बीच पाए जाते हैं। ठीक है ना। वितलीय मैदान क्या है? तो ये जो महाद्वीपों से जो नदियाँ क्या करती हैं कि महाद्वीपों से जो नदियाँ आती हैं जो काट छाट कर ये अपने साथ लेकर आती हैं, तो ये क्या करती हैं कि यहाँ पर तट से थोड़ा सा दूर निक्षेपित कर देती हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो इस वितलीय मैदान कंफर्म हो गया। 3 प्रकार की हमने तो सीमा देख ली। तो सीमा में क्या क्या आया कि मग्न तट आया और महाद्वीपीय ढाल आया और महाद्वीपीय उभार आया, गहरी खाइयाँ आई। ठीक है। और उसके बाद वितलीय मैदान आए। तो ठीक है, ये महाद्वीपीय सीमा में शामिल हो गया। और फिर वितलीय मैदान में क्या हुआ कि विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महासागरों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। मध्य महासागरीय कटक इसके बाद है तीसरा। मध्य महासागरीय कटक किस तरह से होता है? तो जैसे ये अटलांटिक महासागर है हमारा, तो अटलांटिक महासागर के सहारे क्या है कि पूरा उत्तर से दक्षिण तक एक कटक विस्तृत है जिसे मध्य महासागरीय कटक कहा गया है। ठीक है। ये महासागरीय जल में डूबी हुई है और धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भागों में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ इस कटक के साथ साथ क्या है कि ज्वालामुखी का उद्गार क्या है कि हो रहा है और इसी पे क्या है कि नई क्रस्ट का भी निर्माण इसी के सहारे हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि मध्य अधःस्थल समुद्री अधःस्थल क्या है कि फैलाव हो रहा है उसमें। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भूकंप एवं ज्वालामुखी का वितरण। तो इसमें हमें क्या समझ में आया? महासागरीय अधःस्थल की बनावट में 3 प्रकार हमने देखा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग भूकंप एवं ज्वालामुखी का वितरण। तो भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण दिए गए मानचित्र में अध्ययन करें आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में। ठीक है ना। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा लगभग समानांतर एक बिंदु देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में यह 2 भागों में बढ़ जाती है। इस मानचित्र के सहारे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है ना। पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है। दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी की एक ऐसी ही रेखा से मिल जाती है। आप पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है जो अल्पाइन श्रेणियों और प्रशांत महासागर किनारों के समरूप है। ठीक है। मध्य महासागरीय कटकों में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी व प्रशांत महासागरीय किनारों पर अधिक गहराई पर है। ज्वालामुखी मानचित्र भी इसका अनुकरण करते हैं। ठीक है ना। प्रशांत महासागर के किनारे को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। देखिए इस यहाँ पर हमें दिखाया गया, लेखक ने हमें यहाँ बताया है, ये जो आपके संकेत दिए गए हैं तो ये गंभीर भूकंपीय क्षेत्र हैं। ठीक है ना। ये गंभीर क्षेत्र है जो इस तरह से दिखाया गया है। छिछले भूकंप जो हल्का डॉट से दिखाया गया है, गाढ़े डॉट से हमें ज्वालामुखी उद्गार और तप्त स्थल में ज़्यादा बड़े डॉट से दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग भूकंप वाला क्षेत्र देखते हैं। तो जो भूकंप वाला क्षेत्र है तो एक तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये पूरी चीज़ें कवर कर रहा है इस तरह से। ठीक है ना। आप लोग मैप खोल लीजिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो दीवार वाला मैप या फिर अपना जो एटलस है उसे, या फिर जो आप लोगों के नोटबुक में बनवाया गया मैप उसे देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना। तो ये हल्के डॉट वाली जो ये पट्टी दिख रही है ये पूरी भूकंप वाली है। ये गहरे डॉट वाली भी क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार के लिए है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो इस तरह से ये बन रहा है ना,
ये एक वलय बन रहा है, ये रिंग की आकृति का बन रहा है, इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, कि प्रशांत महासागर, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ प्रशांत महासागर के चारों तरफ भूकंप एवं ज्वालामुखी की जो पट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, वलयाकार रूप में जो पट्टी पाई जाती है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर दूसरा इसका जो क्षेत्र है वो ये वाला अटलांटिक वाला है। तो ये जो अटलांटिक में हम लोग ने अभी पढ़ा कि इसी को मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है या मध्य महासागरी कटक कहा जाता है, जो कि अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में ये कटक उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा फैला हुआ और फिर यहाँ से ये हिंद महासागर की तरफ चली जाती है। ठीक है ना, ये हिंद महासागर की तरफ गई और ये फिर यही चीज़, ठीक है ना, ये यहाँ से गई और ये यहाँ पे हम लोग इसको मिलते हुए देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि प्रशांत महासागर दोनों तरफ है, फिर ये हिंद महासागर, कहने का मतलब ये अटलांटिक महासागर से इधर तरफ ये पट्टी गई और यहाँ पे ये इससे मिल गई। ठीक है ना, तो ये रिंग ऑफ फायर बन गई। फिर तो पहला क्षेत्र ये हो गया, दूसरा क्या है कि ये वाला हो गया। और इसी के साथ फिर ये जो ये वाले क्षेत्र भी हैं, ठीक है ना, ये ज्वालामुखी और भूकंप वाले क्षेत्र ही दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भूकंप होते हैं वहाँ पर ज्वालामुखी की संभावनाएं अधिक होती हैं। ऐसा निश्चित नहीं है कि जहाँ भूकंप है वहाँ ज्वालामुखी होगा ही, लेकिन फिर भी संभावनाएं प्रबल होती हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि सागरी आधा स्थल का विस्तार हम लोग देखते हैं। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया कि प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है, जो कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय क्या थी, उपलब्ध नहीं थी। महाद्वीप चट्टानों के कुछ पुरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। यह देखा गया कि मध्य महासागरीय घटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार क्षेत्र बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, जो अब मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि लगभग जो भूकंप वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ज्वालामुखी क्या है कि लगभग एक सामान्यता है, जो कहने का मतलब सामान्य रूप से यही माना जाता है कि जहाँ पर भूकंप रहेगा वहाँ पर क्या होगी कि ज्वालामुखी की संभावना रहेगी। फिर मध्य महासागरीय घटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाए जाने वाले चट्टानों के निर्माण का संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों की समानता पाई जाती है। महासागरीय घटकों के समीप चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती तथा ये चट्टानें नवीनतम है। घटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी क्या है, अधिक है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं इसमें कि महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। महासागरीय परपटी की जो चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। इसको हम लोगों ने अभी पिछले में भी पढ़ा है, पिछले उसमें भी। ठीक है, परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। किसकी? महासागरीय परपटी की। ठीक है ना, कहीं पर भी क्या है कि से अधिक चट्टानें क्या है कि नहीं है। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग चौथा क्या दिया गया। तो इसमें गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय घटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र क्या है, कम गहराई पर है। ठीक है ना, गहरी खाइयों में भूकंप क्या है, अधिक गहराई पर है। जो खाइयाँ हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो खाइयाँ हैं, ठीक है ना, खाइयों में क्या है कि भूकंप के जो केंद्र हैं वो अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटक जो हमने पढ़ा अटलांटिक वाली, तो इसमें जो भूकंप के उद्गम क्षेत्र हैं वो क्या है कि कम गहराई पर है। जो हमारा फोकस है वो कम गहराई पर है। ठीक है ना, इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ इन चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने क्या किया है कि सन 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे महासागरीय अधा स्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी के दोनों तरफ धकेल रहा है। इसे हम लोग अभी, ये आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ये वाला जो कहा गया है, ठीक है ना, नया लावा। तो इसको अभी हम लोग प्लेट विवर्तनी की पढ़ेंगे, इसके थोड़ा आगे है।
तब ये समझ में आएगा, ठीक है ना। अधः स्थल का विस्तार हो रहा है, महासागरीय पर्वतों का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के ना सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय पर्वती के क्षेपण की बात कही। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी पर्वती से स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे बंद होगा? तो इसमें हमें क्या समझ में आया? तो हमें इसमें समझ में आया कि इन तथ्यों से महासागरों घटकों और दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर क्या किया कि हेस महोदय ने क्या किया कि 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसमें महासागरीय अधः स्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सागरीय अधः स्थल विस्तार जो ये नाम आ रहा है बार बार, इसका अर्थ ये है कि जो महासागर हैं, ठीक है ना, उसके अधः स्थल में विस्तार अभी भी हो रहा है, ठीक है ना। ये कैसे हो रहा है इसको हम लोग प्लेट विवर्तनिकी में देखेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि हेस महोदय ने इसे बताया था कि इस तरह से विस्तार क्या है कि हो रहा है। अब इसमें देखिए जो महाद्वीपों को इसमें ऐड किया गया है, जैसे 54 लाख वर्ष पहले किस तरह से महाद्वीप था, जो हम पढ़ते हैं ना कि जो पैंजिया था वो दो भागों में बैठ गया, लारेशिया एवं गोंडवाना लैंड। तो फिर लारेशिया और गोंडवाना लैंड किस तरह से बटे, तो 54 लाख वर्ष पहले इस तरह कुछ देखने को मिलता था, 4200 लाख वर्ष पहले इस तरह से कुछ क्षेत्र देखने को मिलता था, और ये ठीक है ना 3 लाख वर्ष पहले इस तरह से देखने को मिलता था, ठीक है ना। और 1,20,000 वर्ष पहले इस तरह से हमें देखने को मिलता था, ठीक है ना। और फिर वर्तमान में हमें किस तरह से, तो इस तरह से देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से महाद्वीप कहाँ पर स्थित हैं, तो इसको जानने के लिए 1200 लाख वर्ष पहले, ठीक है ना, ये 3000 लाख वर्ष पहले दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 3 लाख वर्ष पहले पूर्व दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये 1200 लाख वर्ष पूर्व दिया हुआ है, ठीक है। और ये वर्तमान स्थिति है। तो इसको समझने के लिए भी यहाँ पर नंबरिंग की गई है। नंबर 1 पे अफ्रीका, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये अफ्रीका है। फिर नंबर 2 पर दक्षिण अमेरिका, तो ये जैसे कि दिया। नंबर 3 पर अंटार्कटिका, तो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर ऐसे इसी में इस वाले मैप में भी इसी तरह से देखा जा सकता है, ठीक है ना। मैप में जा सकता है कि देखा जा सकता है इसको, ठीक है। ये ऊपर वाले जो मैप हैं सभी में इसी तरह से नंबरिंग के हिसाब से देखा जा सकता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, तो ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय पर्वतीय एवं विभेदन हुआ और नया लावा विभेदन बताया जा चुका है पिछली कक्षा में, ठीक है ना। लावा इस दरार से भरकर महासागरीय पर्वती के दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधः स्थल का क्या हो रहा है कि विकास हो रहा है, ठीक है। हेस महासागरीय पर्वती के क्षेपण की बात कही। इसके अनुसार यदि ज्वालामुखी पर्वती से नई पर्वती का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। महासागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया चित्र 4.3 में। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है, इनके जो हेस महोदय हैं इन्होंने ये कहा कि एक तरफ अगर क्षेपण होता है तो ये सारी चीज़ें प्लेट विवर्तनिकी पढ़ने से हमें समझ में आएगी। अभी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि क्षेपण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि जो एक प्लेट है, दूसरी प्लेट क्या होती है, इसके नीचे जब धंस जाती है, सबडक्ट हो जाती है, तब क्या होता है कि ये जो प्लेट है, जो ये ठीक है ना, तो क्या होती है उसके नीचे धंस जाती है और क्या होती है कि ये पूरी तरह से पिघल जाती है। इसको मैं फिर अभी बताती हूँ आप लोगों को इसमें प्लेट विवर्तनिकी वाले सिद्धांत में, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से धंस जाती है तो क्या होता है यहाँ पर क्रस्ट का क्या होता है कि विनाश हो जाता है, ठीक है ना। इस क्रस्ट का विनाश हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि जो ज्वालामुखी के सहारे लावा निकलता है वो क्या होता है कि पूरे क्रस्ट में इस तरह से इससे क्रस्ट का निर्माण होता है, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। तो जहाँ तो क्या होता है कि एक तरफ तो क्या होता है कि क्रस्ट का विनाश होता है और दूसरी तरफ क्रस्ट का निर्माण होता चलता है,
ठीक है, चलिए इसको हम लोग इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। हाँ, ये देखिए हम लोग यहीं पर आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, फिर बाद में उसमें महासागरीय तट पे चले जाएंगे, उसमें प्लेट विवर्तनिकी में। तो या फिर पहले प्लेट विवर्तनिकी पढ़ लेते हैं। चलिए पहले प्लेट विवर्तनिकी पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं हम आपको, ठीक है ना। तो जो प्लेट विवर्तनिकी शब्द है, महासागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात क्या हुआ कि विद्वानों की महाद्वीपीय व महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हो गई। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वयित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। ठीक है ना, जिसे क्या कहा गया, प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फीयर प्लेट भी कहा गया, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार खंड है, महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलों से मिलकर बना है। प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है, पर स्थल मंडल में पर्वतीय एवं ऊपरी मंडल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, वो विभिन्न प्लेटों में बटी है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्लेट शब्द है वो टूजो विल्सन नाम के वैज्ञानिक ने दिया है, और इसका जो जो इसके बारे में जिन्होंने कल्पना की है उनका नाम यहाँ पे हमने अभी देखा है, मॉर्गन हो गए। ठीक है ना, कौन कौन से थे, तो मॉर्गन हो गए और पार्कर हो गए और मैकेंजी हो गए। ठीक है ना, जबकि टूजो विल्सन शब्द का नाम प्लेट शब्द का नाम टूजो विल्सन ने दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो क्या है, प्लेटों में बटी हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार जो पूरी पृथ्वी है वो क्या है कि प्लेटों में बटी हुई है। प्लेटों में बटी हुई का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि हमारा रूम है, ठीक है ना, प्लेटों में बटी हमें कैसे समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि जैसे हमारा रूम है और हमारे रूम में क्या है, टाइल्स लगी हुई है। तो टाइल्स क्या है, खंड बाई खंड लगी रहती है, ठीक है ना, इस तरह से लगी रहती है ना। तो बस इसी तरह हमें इमेजिन करना है कि इसी तरह से हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो प्लेटों में बटी हुई है। बस फर्क इतना है कि ये जो होती है वो दृढ़ होती है, मतलब इसको ये स्थायी हो जाती है टाइल्स, और ये जो है स्थायी नहीं है, ये चलती फिरती रहती है। क्यों, तो इसका कारण आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो मेंटल का ऊपरी भाग है, जो मेंटल का क्या है कि ऊपरी भाग है, जिसे हम लिथोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं, वहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है कि तेज गतिमान है। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ एक्टिव है, और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं, और संवहन धाराओं के प्रभाव, क्योंकि जो हमारा प्लेटें हैं वो किसमें, स्थल मंडल भाग है। ठीक है ना, और स्थल मंडल भाग कितना, किसको किसको माना गया है, तो भूपर्वतीय और मेंटल का ऊपरी भाग जो है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर स्थल मंडल माना गया है। तो स्थल मंडल पर जब ये क्या होती है कि ये प्लेटें क्या है कि तैर रही हैं दुर्बलता मंडल में, और इस तरह से क्या होती है, प्लेटें, हमारा जो पूरा भूभाग है वो प्लेटों में क्या है कि बटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग। तो अधिकतर भाग महासागरीय अथवा महाद्वीपीय प्लेट से संबद्ध है। उदाहरण के लिए प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा गया है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार इस पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ बड़ी प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। तो देखिए, हमें प्लेट तो पता चल गया कि पृथ्वी हमारी क्या है कि विभिन्न प्लेटों में बटी हुई है, अब हमें ये पता चल गया। ठीक है ना, अब हम ये जान लें कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट क्या होती है। महाद्वीपीय प्लेट किसे कहते हैं और महासागरीय प्लेट कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जिस प्लेट के ऊपर महाद्वीप स्थित है उसे महाद्वीपीय प्लेट, जिस प्लेट के ऊपर महासागर स्थित है उसे महासागरीय प्लेट। अब देखिए, कुछ प्लेटें ऐसी हैं जिसमें महासागर भी है और महाद्वीप भी हैं। ठीक है, तो हम इसे इसे कैसे डिसाइड करेंगे कि महासागरीय प्लेट है कि महाद्वीपीय प्लेट है। तो जिसमें अधिक महासागर है उसे हम महासागरीय प्लेट कह देंगे, जिसमें अधिक महाद्वीप है उसे हम महाद्वीपीय प्लेट कह देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम मान लीजिए प्लेट लेते हैं, हम मान लीजिए 2 प्लेट लेते हैं, और इसमें हम यहाँ तक क्या करते हैं, चावल भर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा दाल रखते हैं। और इस प्लेट पे क्या करते हैं कि हम पूरे में दाल भर लेते हैं और थोड़ा सा चावल रखते हैं। तो अब हम इसे किस नाम से पुकारेंगे, ये बोलेंगे ना चावल वाली प्लेट दो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दाल है, तो हम इसको दाल को क्या किया जाएगा, लगभग सामान्यतः इसे अनदेखा कर दिया जाएगा। ठीक है ना,
और इसे क्या किया जाएगा, जैसे इस तरह से चावल वाली प्लेट है तो हम कहेंगे कि दाल वाली प्लेट आने दो। इसी तरह जिसमें सागर अधिक है उसे महासागरीय प्लेट, जिसमें महाद्वीप अधिक है वो महाद्वीपीय प्लेट। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें देखना है कि नवीन बलित जो, ठीक है ना, नवीन बलित जो श्रेणियां, खाइयां और भ्रंश इन प्लेटों को सीमांकित करते हैं। ठीक है, इसके बाद मुख्य प्लेटें हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो मुख्य प्लेटों में अंटार्कटिक प्लेट हो गई, उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गई, प्रशांत, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो हमारी इंडिया वाली प्लेट है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला भाग ये शामिल है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट। फिर अफ्रीकी प्लेट, फिर यूरेशियाई प्लेट। ठीक है ना, ये क्या है, 7 हमारी बड़ी प्लेटें हैं और अन्य छोटी प्लेटें हैं जो कि कोकोस, नज़्का, अरेबियन, फिलीपींस, कैरोलियन और भी हैं। ठीक है ना, और इन प्लेटों को अगर हमें देखना है तो हम यहाँ से इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है ना, इस चित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं कि देख सकते हैं कि कौन सी प्लेट कैसे बटी है। ठीक है ना, ये सातों का दिया हुआ है। ठीक है ना, ये फर्स्ट प्लेट आपकी अंटार्कटिका बताई गई है। ठीक, सेकंड ये आपकी उत्तरी अमेरिका बताई गई है। फिर छोटी वाली प्लेटें भी साथ में, जैसे ये फिलीपीन प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट हो गई, ठीक है, नज़्का प्लेट हो गई। तो ये सभी प्लेटें क्या है कि इसमें मानचित्र में दिखाई गई हैं। चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे फिर क्या है इसमें कि प्लेटें क्या है, चलायमान है और यह निर्विवाद तथ्य है। प्लेटें कैसी हैं कि चलायमान है और यह निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पैंजिया के रूप में विद्यमान था। इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, सुपर कॉन्टिनेंट जो हमारा था वो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय तत्वों के, हाँ, पूरा चुंबकीय तत्वों के आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत पर अवस्थित नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आकी गई है। ठीक है ना, इसको पूछा जा सकता है प्रश्न में, जो कंपटीशन में तो निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति जो है, ठीक है ना, तो वो किसके आधार पर, तो नागपुर के क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर की गई। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अपसारी सीमा, देखिए प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्लेटें सीमाएं बनती हैं। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर चित्र के माध्यम से क्लियर कर लेते हैं जो ऊपर हमने चित्र छोड़ा था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अपसारी सीमा, जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हटती हैं और नई परपट्टी का निर्माण होता है उसे अपसारी कहते हैं। जहाँ से प्लेटें दूर हटती से प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें उत्तर अमेरिकी व दक्षिणी अमेरिकी तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अपसारी सीमा का मतलब है कि देखिए होता क्या है, इसमें हम आप लोगों को बता दें कि अपसारी सीमा हो गया, अभिसारी सीमा हो गया। अपसारी सीमा का मतलब होता है, देखिए प्लेटें क्या होती हैं कि 3 ही स्थिति बनेंगी। ठीक है ना, प्लेटों की 3 ही स्थिति बनेगी। ठीक, 3 स्थिति बनेंगी। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि जैसे ये क्या है कि मान लीजिए ये प्लेट इधर की तरफ चल रही है और ये प्लेट इधर की तरफ चल रही है। मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि ये प्लेट इधर चल रही है, ये प्लेट इधर की ओर चल रही है। ठीक है, और ये प्लेट क्या है कि इधर चल रही है और ये प्लेट क्या है कि इधर चल रही है। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये प्लेट इधर चल रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये प्लेट क्या है कि इधर तरफ गतिमान है।
तो 3 स्थितियाँ बनेंगी। तो पहली स्थिति में क्या है कि प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएँगी। ये फर्स्ट स्थिति है जिसे अपसारी सीमा कहते हैं, ठीक है ना? प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जाएँगी। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएँगी तो ये जो बीच वाला भाग है हमारा, जो दुर्बलता मंडल वाले में क्या है, हमें लिक्विड है, हमें पता है, और ये भूकंपीय क्षेत्र भी है। तो ये तो इंतज़ार में ही है कि कब हमें कमज़ोर पर्पटी मिले और हम तोड़कर बाहर आएँ। कौन? ज्वालामुखी, लावा, ठीक है, मैग्मा। मैग्मा हम कहेंगे इसको। मैग्मा क्या है कि इंतज़ार में ही है कि कब भूपर्पटी कमज़ोर हो और हम बाहर आएँ, ठीक है? तो इस तरह से जब ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिसकेंगी तो क्या होता है कि यहाँ पर जो मैग्मा है वो लावा के रूप में क्या है कि बाहर आता है, ठीक है ना? और नई क्रिस्ट का निर्माण होता है, तो इसे अपसारी सीमा कहा जाता है। मतलब अपसारी सीमा के सहारे अपसारी सीमा होता क्या है, तो अपसारी सीमा में प्लेटें क्या होती हैं कि एक दूसरे के विपरीत खिसकती हैं, और जो मैग्मा है वो क्या होता है कि अ, बाहर आता है। तो अपसारी सीमा के सहारे क्या है कि नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि ये इधर खिसक रहा है, ये इधर चल रही, तो ये प्लेट और ये प्लेट जब आ रही हैं तो ये तो आपस में जुड़ेंगी ही, मिलेंगी, ठीक है? तो क्या होगा कि ये जब आपस में टकराती हैं ये प्लेटें, तो जो भारी प्लेट होती है, जो थोड़ा सा वजन वाली प्लेट होती है, वो क्या होती है, हल्की प्लेट के अंदर क्या होती है, छेपित हो जाती है, ठीक है ना? मान लीजिए कि ये जो अ, मानते हैं कि ये जो भारी प्लेट है वो क्या होती है कि भारी प्लेट क्या है कि हल्की प्लेट के नीचे क्या होती है कि हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है, ठीक है ना? ये भारी प्लेट है मान लीजिए, और भारी प्लेट क्या है कि हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। इसी को ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं कि इसे कहते हैं अभिसारी सीमा। इस सीमा को हम लोग क्या कह देते हैं, तो अभिसारी सीमा। मतलब कि ये यहाँ पर क्या है कि अभिसारी सीमा होगी, मतलब यहाँ पर जो परपिटी है वो यहाँ पर नष्ट होगी, ठीक है ना? एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी तो क्या होगी कि परपिटी जो है वो नष्ट होगी, और जो क्या होगी कि ये कहाँ पर चली जाएगी, तो यही वो दुर्बलता मंडल वाला जो हमारा मेंटल वाला क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचेगी, और वहाँ से फिर से यहाँ पर फिर वापस आएगी, ठीक है ना? इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मानते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे जो लोहे की होती हैं, प्लास्टिक की होती है, तो उसको रिसाइक्लिंग के लिए दिया जाता है। तो रिसाइक्लिंग में क्या किया जाता है सामान्यतः? रिसाइक्लिंग में उसको गलाकर और फिर से नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसी तरह से हम इसे भी मान सकते हैं कि क्रस्ट पर यहाँ पर 2 प्लेटें आपस में टकराई, नष्ट हुआ, और ये क्या हुआ कि ये मेंटल में चला गया, दुर्बलता मंडल में चला गया, और फिर वापस से ये क्या हुआ कि इसने ज्वालामुखी के माध्यम से ये बाहर आया और इसने नई क्रस्ट का निर्माण कर लिया। ठीक है ना? तो 2 प्रकार की सीमा हम लोगों ने देख ली। पहली सीमा क्या थी? तो पहली सीमा है हमारी क्या? पहली सीमा है हमारी अपसारी, और दूसरी हमारी क्या है कि अभिसारी। अपसारी के सहारे नए क्रस्ट का निर्माण हो गया, अब और अभिसारी के सहारे क्या है कि क्रस्ट नष्ट हो गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं रूपांतरित। तो रूपांतरित में क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा हम लोग। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भूपर्पटी नष्ट होती है तो वह अभिसरण सीमा है, वह प्लेट धंसती है। इसे प्रविष्टन क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब सबडक्शन जोन कहते हैं इसे। अभिसरण 3 प्रकार से होता है, महासागरीय व महासागरीय प्लेट के बीच, दो महासागरीय प्लेटों के बीच, सॉरी, महासागरीय महाद्वीपों के बीच, महासागरीय प्लेटों के बीच, और दो महाद्वीपों द्वीपीय प्लेटों के बीच, ठीक है ना? तो जो तीसरी वाली बनती है, देखिए, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने बनाया था उसको देखिए कि ये प्लेट कैसे हमने माना था कि इधर चल रही है, ये प्लेट इधर चल रही है, ये प्लेट इधर चल रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर गई, और ये दोनों क्या हुई कि आपस में टकरा गई। तो ये अपसारी सीमा बन गई और ये अभिसारी बन गई। अब जो तीसरे वाला क्षेत्र है वो क्या है, जब ये प्लेट इधर तरफ खिसक रही है, एक प्लेट इधर तरफ खिसक रही है, और ये प्लेट, इस प्लेट की गति इधर है, तो क्या होगा, ये क्षैतिज रूप से खिसक रही है, ये इधर खिसक रही है और ये इधर खिसक रही है। हम मान लेते हैं कि ये इधर खिसक रही है, ये इधर खिसक रही है। तो यहाँ पर ना तो किसी भी क्रस्ट का निर्माण होगा और ना ही कोई पर्पटी बनेगी, ठीक है ना? यहाँ पे सामान्यतः भ्रंश का निर्माण होगा। इसे कहते हैं क्या? रूपांतरण सीमा।
ठीक है ना, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग रूपांतरण सीमा को दोबारा से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जहाँ ना तो किसी परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश होता है, उसे रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। रूपांतरण भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से विभिन्न प्रकार की गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर क्या होता है कि प्रभाव पड़ता है। चलिए हम लोग वो वाला चित्र देख लेते हैं जो हमने छोड़ा था, जो एक डायग्राम हमने छोड़ दिया था उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए। अब इसमें आप लोगों को समझ में आएगा। अभिसारी सीमा के सहारे क्या होता है कि अभिसारी सीमा के सहारे ये जो आपस में टकरा रही हैं प्लेटें, ये क्या होती हैं कि नष्ट होती हैं। यहाँ पे परपटी क्या होती है कि नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, अब सारी सीमा के सहारे क्या होता है कि जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के क्या होती है कि विपरीत खिसक रही हैं। दिख रहा है ना चट्टाने, यहाँ पे ये एरो का निशान जो बनाया गया है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। हाँ, ये जो दिखाया गया है ना, ये एरो इधर एक इधर, तो इसके सहारे क्या है कि नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से सबडक्टिन हो रहा है, ये किस तरह से नीचे जाके क्या होती है कि यहाँ पर नष्ट होती है। और ये दुर्बलता मंडल में किस तरह से ये आप लोगों का दुर्बलता मंडल दिखाया गया है। ठीक है ना, इसके बाद फिर दिखाया गया क्या, रूपांतरण सीमा हम लोग देख लेते हैं। रूपांतरण सीमा देखिए, ठीक है ना, अ, इधर खिसकेगी और इधर खिसकेगी, तो यहाँ पर क्या है कि रूपांतरण सीमा ये यहाँ पे बन रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे खिसक रहे हैं ना, तो ये इधर वाली प्लेटें जो हैं तो इस तरह से खिसक रही होंगी, इसलिए यहाँ पर क्या है कि इस तरह से रूपांतरण सीमा बनी है। और यहाँ पर महाद्वीपीय रिफ्ट क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना, वही जो भ्रंश है, और ये ज्वालामुखी वाला क्षेत्र दिखाया गया आपका। ठीक है, तो समझ में आया। इसमें तीन चीज़ें समझने के लिए, अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरित सीमा। और किस तरह से देखिए एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाके नष्ट होती है, इसे क्या कहते हैं कि सबडक्शन जोन कहते हैं। और ये सबडक्टिंग प्लेट हो गई। ठीक है, तो दुर्बलता मंडल इस तरह से, और ये तप्त स्थल है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग गति देखते हैं। ठीक है ना, कि कौन सी प्लेट किस गति से चल रही है। हाँ, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय जो क्षेत्र की पट्टियाँ जो कि मध्य महासागरीय कटक के समानांतर है, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई है। आर्कटिक कटक की सब प्रवाह दर सबसे कम है, याद रखेंगे। आर्कटिक कटक की जो है वो प्रवाह दर सबसे कम है, जो 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम है। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में इसकी प्रवाह दर सबसे अधिक है, जो 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से भी अधिक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेट को संचलित करने वाले बल। ये देखिए कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि सबसे कम कौन सी प्लेट खिसक रही है और सबसे ज़्यादा मतलब तेजी से कौन सी प्लेट खिसक रही है। तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं यहाँ से देखकर। ठीक है ना, 2.5 और 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए आगे देखते। ये देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये भारतीय प्लेट के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि जब हम अंगारा लैंड और लारेशिया के बारे में पढ़ रहे तो लारेशिया तो लगभग स्थल खंड था, और जो ये हमारा जो भारत ही है वो क्या था कि इसी तरफ खिसक रहा था। ठीक है ना, आरंभिक भारत यहाँ पर 7.1 करोड़ वर्ष पहले, फिर 5.5 करोड़ वर्ष पहले इस तरह, फिर 3.8 करोड़ वर्ष पहले इस तरह, फिर 1 करोड़ वर्ष पहले इस तरह, फिर अब ये वर्तमान समय में इस तरह से है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि प्लेट संचलन करने वाले बल।
ठीक है ना। जिस समय वैगनर महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधःस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी दोनों सिद्धांत ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल भूगर्भ दोनों स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है। यह आज एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप से चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है और यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कहते हैं। ठीक है ना। तो संवहन प्रवाह किसे कहते हैं? ठीक है ना। पृथ्वी की ताप के उत्पत्ति के दो माध्यम है, रेडियोधर्मी तत्व है और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिसके बाद हैरी हेस जिसके बाद क्या है कि हैरी हेस की सागरी तल विस्तार की अवधारणा को प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल हैं जो प्लेट को प्रभावित करते हैं। ये बार बार पढ़ाया जा चुका है, कई बार पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। ठीक है ना। इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी आपका रेडियोधर्मी तत्व। ठीक है ना। इनका जो रेडियोधर्मी पदार्थों का जो ह्रास हो रहा है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ एक्टिव हैं उनकी वजह से हो रहा है ये सारी चीज़। अब भारतीय प्लेट का संचलन देखते हैं। तो भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शामिल हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाता है पाए जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। ठीक है ना। ये पूर्व दिशा में म्यांमार के राकेन्योमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी सीमा एक विस्तारित तल जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी जो पश्चिमी सीमा क्या है कि इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथिर श्रेणियों का अनुसरण। देखिए इसमें पूरे जो ये पूरा भाग लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा हिमालय पर्वत के मतलब स्थिति को बताया गया है कि किस तरह से हिमालय पर्वत क्या है कि एक चाप के आकार में फैला हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसके आगे क्या लिखा हुआ है। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। 22.5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर एशियाई महाद्वीप को अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया, परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। हिमालय पर्वत का उत्थान कब हुआ? तो 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज से भारत की जो स्थिति है वो मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले ये उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। इन दो प्लेटों के मुख्यतः टेथिस अलग करता था और तिब्बती खंड एशियाई स्थल खंड के क्या था? करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण होना। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ, एक लंबे समय तक यह जारी रहा। याद रहे कि उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले। इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया अभी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। देखिए इसमें सारांश यह है इसका कि हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में बताया गया है कि जो हमारी क्या थी कि जो हमारी ये पृथ्वी, ठीक है ना, ये हमने जो माना था कि हमारा जो ये पेंजिया था, ये इसको हमने माना था दो भागों में बट गया था। तो इसका जो एक भाग लारेशिया था, ठीक है ना, ये स्थिर भूखंड के रूप में स्थित था, जबकि भारत का खिसकाव क्या हुआ कि इसकी लारेशिया की तरफ हुआ। और 4 करोड़ वर्ष पहले लगभग यहाँ पर क्या था कि एक टेथिस नाम का सागर था, ठीक है, जिसका नाम था टेथिस, ठीक है ना। और इस भूखंड के इस तरफ खिसकने से क्या हुआ, ये टेथिस के जो तलछट थे, तलछट मतलब क्या होता है, ये जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मतलब जितनी भी सामग्रियाँ थी, जब ये समुद्र लगभग भर चुका था ये सागर, तो क्या हुआ कि जब ये प्लेटें क्या हुई कि भारतीय प्लेट क्या हुआ कि जब ये लारेशिया की तरफ खिसकी तब इसमें दबाव पड़ा
ठीक है ना। दबाव के कारण क्या हुआ कि जो हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है वो क्या है कि चाप की आकृति में इस तरह से उठ गया। ठीक है ना। चाप की आकृति में क्या हुआ कि उठ गया, चाप की आकृति में इस तरह। कैसे? जैसे हम इसके लिए उदाहरण मान लें कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते थे जब हम लोग बचपन में, आप लोग अभी भी करते होंगे, जैसे हम लोग जब धनुष बनाया करते थे, याद है आप लोगों को? जब हम लोग अभी भी आप लोग बनाते होंगे, तो जब धनुष बनाते थे हम लोग क्या करते थे, गीली लकड़ी लेते थे। बांस की अधिकतर हम लोग इस्तेमाल करते थे, गीली लकड़ी लेते थे और क्या करते थे उसे बनाने के लिए, गीली जो लकड़ी होती थी हमारी, जो इस तरह से गीली लकड़ी होती थी, तो क्या करते थे हम दोनों तरफ से दबाते थे, ऐसे हाथ से ऐसे दोनों तरफ से दबाते थे। और फिर क्या करते थे हम लोग कि ये जो लकड़ी है बांस वाली गीली लकड़ी क्या होती थी कि इस तरह से उड़ जाती थी। ठीक है। इस तरह से चाप की आकृति में क्या करती थी कि उड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा था। इसी तरह से लारेशिया, ठीक है ना, जो लारेशिया था और जो भारतीय ये वाला पठार था, दक्कन वाला क्षेत्र, वो क्या हुआ कि जब इस तरफ बढ़ा तो ये जो महासागरों में जो तलछट थे, ठीक है ना, क्योंकि ये मुलायम थे, ये बांस की लकड़ी, क्या करेंगे हम लोग, अगर गीली लकड़ी, अगर हम लोग सूखी लकड़ी में ऐसा पुश करेंगे तो क्या गील सूखी लकड़ी को अगर हम दोनों तरफ से दबाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी। गीली लकड़ी क्या है, गीली लकड़ी क्या होगी कि ऊपर उठ जाएगी। इसी तरह जो ये तलछट था वो क्या था, एकदम से कोमल अवस्था में था। तो जब इधर से इसमें प्रेशर गया और यहाँ पे जब प्रेशर गया तो क्या हुआ कि ये चाप की आकृति में उठ गया। इसे ही हम क्या कहते हैं वर्तमान में, हिमालय पर्वत। इसकी लंबाई आज भी बढ़ रही है, इसकी ऊंचाई जो है आज भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट ऊपर देखा कि ये जो प्लेट है, हमारी भारतीय प्लेट है, ये आज भी इधर खिसक रही है। ठीक है ना, आज भी क्या है कि ये खिसक रही है उत्तर पूर्व की तरफ, इसलिए हिमालय पर्वत की क्या है कि ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को इसमें जो नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए लाभदायक होगा। जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे शिक्षक साथी अगर इसे विजिट करते हैं तो निश्चित तौर से अपने सुझाव दें, और स्टूडेंट जो समझ में नहीं आता निश्चित तौर से कमेंट करें। ठीक है। चलिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। चलिए ठीक है। टेक केयर।